नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी। आज अपन बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक के बारे में। यदि आप जेट आईसीआर बीएसयू डबल एओ एओ एफएसओ या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे पशुधन की सामान्य शब्दावली के बारे में। यानी पशुधन की सामान्य शब्दावली से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। और प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन का यहाँ मैं डिस्क्राइब के रूप में एक्सप्लेन भी करूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बकरियों का झुंड या समूह क्या कहलाता है? यानी जो बकरियां होती हैं उसका समूह या फिर झुंड जो होता है वो क्या कहलाता है? ए हर्ड, बी फ्लॉक, सी ड्रॉव एंड डी इनमें से कोई नहीं। यानी जो बकरियों का समूह या फिर झुंड क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्लॉक। यानी जो बकरियों का झुंड है वो फ्लॉक कहलाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गाय एवं भैंस का झुंड हर्ड कहलाता है, भेड़ बकरी एवं मुर्गियों का झुंड फ्लॉक कहलाता है और सूरों का झुंड ड्रॉ कहलाता है। यदि ड्रॉ की बात की जाए तो वो सूरों का समूह हो जाएगा। भेड़ बकरी एंड मुर्गियों का समूह फ्लॉक कहलाता है और गाय एवं भैंस का समूह हर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भेड़ में मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? यानी जो भेड़ होता है उस भेड़ में जो मैथुन की क्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ए सर्विंग, बी कपलिंग, सी टपिंग एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो भेड़ में मैथुन क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी टपिंग। इन जो भेड़ में मैथुन की क्रिया को टपिंग के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गाय भैंस बकरी एवं मुर्गी में गाय भैंस बकरी एवं मुर्गी में मैथुन की क्रिया सर्विंग कहलाती है और भेड़ में मैथुन की क्रिया टपिंग कहलाती है और जो सूअर होता है उसमें मैथुन की क्रिया कपलिंग के नाम से जानी जाती है। सर्विंग की बात की जाए गाय भैंस बकरी एवं मुर्गी में, टपिंग भेड़ में और कपलिंग सूअर में मैथुन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, सूअर में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी जो सूअर में जो बच्चा देता है उनको देने की क्रिया क्या कहलाती है? ए काविंग, बी लैम्बिंग, सी किडिंग एंड डी फैरोविंग। तो आपको बताना है कि जो सूअर में जो बच्चा देते हैं उनको देने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी फैरोविंग। एंड जो सूअर में जो बच्चा देने की क्रिया फैरोविंग कहलाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गाय एवं भैंस में बच्चा देने की क्रिया को काविंग के नाम से जानते हैं, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को लैम्बिंग के नाम से जानते हैं, बकरी में बच्चा देने की क्रिया को किडिंग और सूअर में बच्चा देने की क्रिया को फैरोविंग, मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया को हैचिंग या फिर लेइंग के नाम से जाना जाता है। काविंग गाय भैंस में, लैम्बिंग भेड़ में, किडिंग बकरी में, फैरोविंग सूअर में एंड हैचिंग या फिर लेइंग मुर्गी में। क्वेश्चन नंबर 4, बंध्याकृत नर भैंस को क्या कहा जाता है? यानी जो बंध्याकृत नर भैंस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ए कैपेन, बी बक, सी बुलक एंड डी वीडर। तो जो बंध्याकृत नर भैंस है, बंध्याकृत नर भैंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी बुलक। यानी उसको बुलक के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो बुलक होता है वो गाय एवं भैंस का बंध्याकृत जो नर होता है उसको बुलक के नाम से जानते हैं। वीडर की बात की जाए तो भेड़ का बंध्याकृत नर, जो भेड़ का बंध्याकृत नर होगा उसको अपन वीडर बोलते हैं। यदि बक की बात की जाए तो ये बकरी का बंध्याकृत नर को बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक। और जो बकरी का नर जो होता है उसको भी बक बोलते हैं। होंग या स्टैंग की बात की जाए तो ये सूअर का बंध्याकृत नर होता है और कैपेन मुर्गी का बंध्याकृत नर। बुलक गाय भैंस के लिए, वीडर भेड़ के लिए, बक बकरी के लिए, होंग या स्टैंग सूअर के लिए, कैपेन
मुर्गी के लिए। ये जितने भी है ये वंध्याकृत नर के लिए ये टर्म यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 5, गाय के प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है? जो गाय होती है उस गाय के प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है? गाय के प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है? ए रैम, बी बूल, सी बक एंड डी बोर। तो जो गाय के प्रौढ़ नर को बूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बूल या सांड गाय के प्रौढ़ नर को, बूल या भैंसा भैंस के प्रौढ़ नर को, रैम भेड़ के प्रौढ़ नर को, और जो बक है वो बकरी के प्रौढ़ नर को। बोर की बात की जाए तो सूअर के प्रौढ़ नर को और कॉक मुर्गी के प्रौढ़ नर को। यदि बूल सांड की बात की जाए तो गाय का नर होगा, बूल भैंसा की बात की जाए तो भैंस का प्रौढ़ नर होगा, रैम भेड़ का प्रौढ़ नर, बक बकरी का प्रौढ़ नर, बोर सूअर का प्रौढ़ नर एंड कॉक मुर्गी का प्रौढ़ नर। ये होगी इसकी टर्म। क्वेश्चन नंबर 6, सूअर के नवजात को कहते हैं? ए कॉप, बी लैम्ब, सी किड एंड डी पिगलेट। तो जो सूअर का नवजात है उसको पिगलेट के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉप होता है वो गाय के नवजात को कॉप के नाम से जानते हैं। बफेलो कॉप की बात की जाए तो भैंस के नवजात को, यदि मैं लैम्ब की बात करूं तो भेड़ के नवजात को लैम्ब के नाम से जाना जाता है, किड बकरी के नवजात को, पिगलेट सूअर के नवजात को और सिक मुर्गी के नवजात को। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, भेड़ की प्रौढ़ मादा को कहते हैं? ए एव, बी डोई, सी सो एंड डी हैन। यानी आप बात कर रहे हैं भेड़ की प्रौढ़ मादा को किस नाम से जाना जाता है? भेड़ की है और प्रौढ़ मादा को, तो भेड़ की प्रौढ़ मादा को इव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाय की प्रौढ़ मादा को गाय के नाम से और भैंस की प्रौढ़ मादा को भैंस के नाम से ही जानते हैं। और जो भेड़ की प्रौढ़ मादा होता है उसको इव के नाम से, और जो बकरी की प्रौढ़ मादा होती है उसको डोई के नाम से जानते हैं। इव भेड़ प्रौढ़ मादा, डोई बकरी प्रौढ़ मादा। सो की बात की जाए तो सूअर की प्रौढ़ मादा को, और हैन की बात की जाए तो पोल्ट्री की प्रौढ़ मादा को हैन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भेड़ का मांस कहलाता है? ए बफन, बी चिकन, सी मटन एंड डी सेवन। तो आपको बताना है कि जो भैंस का मांस क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बफन। यानी जो भैंस का मांस है वो बफन कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मांस और उसके नाम। यदि भैंस का मांस होगा तो उसको बफन के नाम से जाना जाएगा, और यदि चिकन होगा उसको मुर्गी का मांस को चिकन के नाम से जानते हैं। भेड़ का मांस मटन कहलाता है और चेवन बकरी के मांस को सेवन कहा जाता है। पोर्क सूअर का मांस, बीफ की बात की जाए तो ये गाय का मांस, और व्हील बछड़ा का मांस बछड़े के मांस को व्हील के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो बछड़े का मांस क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हील। बीफ की बात की जाए तो गाय का, पोरक सूअर का, सेवन बकरी का, मटन भेड़ का, चिकन मुर्गी का एंड बफन भैंस का। क्वेश्चन नंबर 9, गाय के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? यानी जो गाय में गर्भकाल की अवधि है वो कितने दिन की होती है? यानी गर्भ ठहरने से लेकर उसके प्रसव तक यानी उसका बच्चा देने तक की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? ए 148 दिन, बी 150 दिन, सी 282 दिन एंड डी 310 दिन। तो जो गाय के गर्भकाल की अवधि होती है वो होती है 282 दिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गर्भकाल की अवधि दिनों में 114 दिन सूअर में, 148 दिन लगते हैं बकरी में,
और 150 दिन की गर्भावधि भेड़ में होती है। 282 दिन गाय में, 310 दिन भैंस में और 390 से 410 दिन तक ऊंट की गर्भकाल अवधि रहती है। यानी सबसे ज्यादा ऊंट की और सबसे कम सूअर की। सूअर की 114, बकरी 148 दिन, भेड़ 150 दिन, गाय 282 दिन, भैंस 310 दिन और ऊंट 390 से 410 दिन तक की गर्भकाल अवधि रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊंट की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? यानी जो ऊंट होता है उसकी जो नाड़ी गति होती है वो प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है? ए 14 से 16 प्रति मिनट, बी 28 से 32 प्रति मिनट, सी 40 से 50 प्रति मिनट एंड डी 70 से 80 प्रति मिनट। तो जो ऊंट की नाड़ी गति होती है वो होती है 28 से 32 प्रति मिनट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप यहाँ पे देख रहे हैं नाड़ी गति प्रति मिनट। ऊंट की बात की जाए तो 28 से 32, भैंस की बात करें तो 40 से 45, गाय की बात की जाए तो 40 से 50, भेड़ की बात की जाए 70 से 80, बकरी की बात की जाए तो 70 से 80, सूअर 60 से 80 एवं मुर्गी की जो नाड़ी गति होती है वो 200 से 350 तक हो सकती है। यहाँ पर आप एक तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जो ऊंट है वो सबसे बड़ा जानवर है और उसकी नाड़ी गति सबसे कम है। तो ऊंट के बाद में भैंस छोटा, नाड़ी गति बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं ऊंट से भैंस की तरफ आ रहा हूँ, यानी बड़े पशु से छोटे पशु की तरफ आ रहा हूँ, नाड़ी गति बढ़ रही है। ऊंट, फिर भैंस, गाय, फिर भेड़, फिर बकरी, फिर सूअर और मुर्गी, यानी मैं बड़े पशु की से लेकर छोटे पशु की तरफ आया और नाड़ी गति वैसे वैसे क्या हो रही है, बढ़ रही है और पशु क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, घट रहा है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भेड़ का शारीरिक तापमान कितना रहता है? यानी जो भेड़ होती है उसके शरीर का तापमान कितना रहता है? ए 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सी 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है कि जो भेड़ का शारीरिक तापमान है वो कितना रहता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन सॉरी, यहाँ पे आप एक्सप्लेन दे रखा है कि जो मुर्गी है उसका होता है 41, ये जो दे रखा है ये दे रखा है आपको डिग्री सेंटीग्रेड में और ये दे रखा है आपको दे रखा है फॉरेनहाइट में। इसमें भी डिग्री सेंटीग्रेड और ये दे रखा है आपको फॉरेनहाइट में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मुर्गी है उसमें 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड, सूअर में आप देख रहे हैं 39.2, बकरी में 39.1 और भेड़ में 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। गाय की बात की जाए तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, भैंस की बात की जाए 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊंट के अंदर 37 भी है और 34 भी है। शाम के टाइम टेम्परेचर 37 डिग्री और सुबह के टाइम इसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पर फॉरेनहाइट में भी दे रखा है आपको, कॉस्ट में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप एक चीज देख रहे हैं कि मुर्गी सबसे छोटा जानवर, उसके बाद में सूअर, उसके बाद में बकरी, उसके बाद में भेड़, यानी छोटे से बड़े की तरफ मैं जा रहा हूँ, फिर गाय, फिर भैंस और लास्ट में सबसे बड़ा ऊंट। तो जो सबसे छोटा जानवर है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मुर्गी सबसे छोटा छोटा पक्षी। और यदि पक्षी की बात की जाए, पोल्ट्री की बात की जाए, सबकी बात करेंगे ऑल ओवर तो बात आएगी यहाँ पे मुर्गी की। और यदि सबकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ पशुओं की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा सबसे कम टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आएगा वो आएगा सूअर का। यानी सूअर का सबसे अधिक टेम्परेचर आ जाएगा 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे जो कम आएगा वो आएगा किसका, ऊंट का। और ऊंट सबसे बड़ा, टेम्परेचर सबसे कम, सूअर सबसे छोटा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा। और ऑल ओवर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा मुर्गी का। क्वेश्चन नंबर 12, बकरी में मध्य चक्र अवधि कितने दिन की होती है?
ए 21 दिन, बी 18 से 21 दिन, सी 15 से 18 दिन एंड डी 14 दिन। यानी बकरी में जो मध्य चक्र अवधि है, यानी एक बार जब उसको मध्य चक्र हुआ, यानी वापस कितने दिन बाद में उसको हीट आएगी, तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 21 दिन। यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 21 दिन की समयावधि है मध्य चक्र की, वो गाय एवं भैंस में होती है, 18 से 21 दिन बकरी में होती है, 15 से 18 दिन भेड़ की होती है और 14 दिन आपको ऊंट की मध्य चक्र अवधि देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, भैंस में श्वास दर प्रति मिनट कितनी रहती है? यानी जो भैंस होती है उसमें श्वास दर प्रति मिनट कितनी रहती है? ए 12 से 30, बी 13 से 20, सी 15 से 18 एंड डी 20 से 25। ये दर प्रति मिनट दे रखी है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 15 से 18 डिग्री, सॉरी 15 से 18 दर प्रति मिनट। और आप यहाँ पे सबका देख रहे हैं कि जो ऊंट होता है उसमें 5 से 7, उसके बाद सूअर की बात की जाए तो 8 से 18, बकरी में 12 से 20 श्वास प्रति मिनट, भेड़ में 13 से 20, भैंस के अंदर बात की जाए 15 से 18, गाय की बात की जाए 20 से 25 और मुर्गी में 15 से 30 श्वास प्रति मिनट। तो ऊंट की बात की जाए 5 से 7, सूअर की बात करेंगे तो 8 से 18, बकरी की बात करेंगे तो 12 से 20, भेड़ की बात करें 13 से 20, भैंस की बात की जाए 15 से 18, गाय की बात करेंगे तो 20 से 25 और मुर्गी की बात करेंगे तो 15 से 30। क्वेश्चन नंबर 14, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या की दृष्टिकोण से भारत में कौन सा स्थान है? यानी आपको बताना है कि जो 20वीं जनगणना है उसके अनुसार बकरियों की दृष्टिकोण से राजस्थान में बकरियों का स्थान कौन सा है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय एंड डी चतुर्थ। यानी जो 20वीं जनगणना हुई अक्टूबर 2019 में, उसके अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी, मतलब कौन से स्थान पे है और दूसरे देश दूसरे राज्य से कंपेयर करें तो प्रथम स्थान है किसका? राजस्थान का। राजस्थान का प्रथम स्थान है किसमें? बकरी की संख्या की दृष्टिकोण से। आप यह सबका देख रहे हैं कि जो ऊंट और बकरी है वो दोनों एक प्रथम स्थान पे है। भैंस की बात की जाए तो वो द्वितीय स्थान पे है, भेड़ चौथे स्थान पे, गाय की बात करें तो वो छठे स्थान पे है, पोल्ट्री बात की जाए तो वो 17वें स्थान पे। कितने स्थान पे? 17वें स्थान पे। और सूअर की बात करें तो वो 18वें स्थान पे है। यानी ऊंट और बकरी प्रथम स्थान, भैंस द्वितीय स्थान, भेड़ चौथा स्थान, गाय छठा स्थान, पोल्ट्री 17वां स्थान एंड सूअर 18वां स्थान। यानी राजस्थान के संदर्भ में स्थान है, यानी देश के अंदर राजस्थान की कौन सी पोजीशन है इसके बारे में ये स्थान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल गायों की संख्या कितनी है? और ये संख्या आपको मिलियन में बतानी है। ए 7.9 मिलियन, बी 13.7 मिलियन, सी 13.9 मिलियन एंड डी 20.84 मिलियन। यानी 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल गायों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.9 मिलियन गाय राजस्थान में है। और स्थान की बात की जाए तो ये छठे स्थान पे। कौन सा स्थान है इसका? छठा स्थान है राजस्थान का देश में। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सूअर की यदि बात करूं, सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या है? सूअर है। कितने हैं? 23.80 मिलियन। सेकंड नंबर बात करें अपन तो बकरी है 20.84 मिलियन। पोल्ट्री की बात की जाए तो 14.60 मिलियन। उसके बाद गाय है वो है 13.90 मिलियन। उसके बाद भैंस आती है 13.70 मिलियन। इसके बाद बात करें अपन भेड़ आती है 7.9 मिलियन। और उसके बाद में आता है ऊंट 2.13 लाख। और टोटल भारत के अंदर ऊंट है वो ऊंट है 2.5 लाख, यानी 2,50,000।
2,50,000 जो ऊँट पूरे भारत में है, उसमें से अकेले राजस्थान के अंदर 2,13,000 ऊँट है, यानी लगभग 85%, लगभग 85% ऊँट केवल और केवल राजस्थान में। कहाँ पर है? केवल और केवल राजस्थान में है। और ये राजस्थान की पशुधन की संख्या है। यहाँ पे आपको जो दे रखी है, किसकी दे रखी है? ये राजस्थान की पशुधन संख्या आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप ऐसे हमारे साथ बने रहें। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप अभी इस पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी पे जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं, और इससे संबंधित और भी जितने वीडियो है वो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।